इमरान खान का कहना है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। इमरान खान की पॉलिटिक्स क्रिकेट की ज़ुबान से बाहर नहीं जाती। मुबस्सिरीन का कहना है कि नरगिसियत का ये आलम है कि जो उनको लाए थे अब वो उनके खिलाफ ही साफ आ रहा है और कहते हैं कि शायद मैं 2 दिन में हालात बदल दूंगा। अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की खातिर वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को भी दांव पर लगाए हुए हैं। न सिर्फ खारजा पॉलिसी को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के पॉलिटिकल कल्चर को। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हमीद बशानी साहब के साथ इसी मसला पर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। मैं खुश आमदीद कहता हूँ बैरिस्टर हमीद बशानी साहब को। बशानी साहब, इमरान खान का कहना है कि वो एतवार को फैसले के मुंतज़र हैं और ये भी कहना है कि वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो ये जो आखिरी गेंद है आपको एतवार तक चलती नज़र आ रही है या इससे आगे भी कहीं ये जिसे वो स्पिन बॉल कहते हैं ये चलेगी, या गुगली जो है, अब उन्हीं की ज़ुबान में हम बात करेंगे जो वो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। जो जुबान वो इस्तेमाल करते हैं उसमें अगर देखा जाए ना जी, बिटवीन द लाइन, तो वो तो ये है कि एतवार को जो भी फैसला होता है उसमें मैं जो है उसको तस्लीम नहीं करूंगा, दूसरे अल्फाज में उन्होंने ये कहा। चूंकि उन्होंने ये जो सारा जो सिनारियो तैयार किया है और जो नैरेटिव बिल्ड किया है, वो ये नहीं है कि मेरे खिलाफ जो है वो आत्म एतमाद हो रहा है, बल्कि वो ये है कि मेरे खिलाफ जो है वो इंटरनेशनल साजिश हो गई है, जिसमें कि बुनियादी जो साजिश करने वाले हैं वो ज़ाहिर है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। और ये तो जो है उनके छोटे मोटे जो चमचे कच्चे हैं जो पाकिस्तान में हैं, ये तो महज एक स्टूजेस हैं। तो इसलिए मैं हार मानने वाला नहीं हूं, बल्कि मैं इसके खिलाफ जो है वो बाकायदा लड़ूंगा। दूसरे अल्फाज में उनके कहने का मतलब ये है कि मैं आखिरी गेंद तक, का मतलब ये नहीं कि संडे को उनकी गेंद खत्म हो जाती है, बल्कि मैं समझता हूँ कि संडे को स्टार्ट होती है। तो इस हिसाब से ये मामला जो है ये मुझे काफ़ी जो है वो सीरियस लगता है। जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो इसमें ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात हैं जिन पे बात हो सकती है, मुख्तलिफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या दो से ज़्यादा नैरेटिव्स हैं। लेकिन नटशेल में ये है कि ये जो कुछ हो रहा था पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 साल में, वो एक बहुत ही एक ट्रेजिक किस्म का जो है एक सिलसिला था जिसका ड्राप सीन हो गया है। तो अब जाहिर है कि वो कोई बिला वजह ही नहीं था, उसके पीछे भी बहुत सारे लोग थे और उनके लिए उसको बर्दाश्त करना या उसको एक्सेप्ट करना जो है ये एक मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये सिचुएशन काफ़ी जो है वो आगे जाएगी। अब उनकी कैपेसिटी क्या है, या जो दूसरे लोग जो इस मामले में तब्दीली चाहते थे वो कितना एक सख्ती के साथ जो है वो उनसे निपटते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है। जी बशानी साहब, आपने कहा कि खेल असल में शुरू हुआ है एक नए अंदाज का। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में जो सियासी खेल है, इस रवश पे जो अब तक हम चलते हुए आ रहे हैं सियासी सतह पे, वो तो हम 1988 से देख रहे हैं। इसी तरह का म्यूज़िकल चेयर पॉलिटिक्स का चल रहा है। लेकिन इमरान खान का ये कहना और आपका भी ये तबसरा कि खेल अब फिर एक नए दौर में दाखिल हो गया और नए अंदाज से शुरू हो चुका है। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि इमरान खान शायद चले जाएंगे, चूँकि बहुत सारी कुव्वतें नहीं चाहती पाकिस्तान के अंदर। मैं इंटरनेशनल कुव्वतों की बात नहीं कर रहा, उनका कोई इतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वो तो अब खान साहब अपनी सियासत को चमकाने के लिए उनको बीच में ला रहे हैं। लेकिन खान साहब ने जिस तरह की पॉलिटिक्स बशानी साहब पाकिस्तान में मुतारफ़ करवा दी है, हट दर्मी की, ढीठ पुने की, और मैं ना मानूं और सिर्फ मैं ही नेक और अच्छा आदमी हूं, जबकि इनके साथ बेशतर करप्ट हैं, दीगर पार्टियों से आए हुए हैं। तो इस सारी सूरत हाल में ये खेल आपको किस तरफ जाता नजर आ रहा है? देखें जी, पहले तो ये कहाँ जा रहा है ये जानने से पहले ये देखना जो ज़रूरी है कि कहाँ से आ रहा है। और ये देखने के लिए मुझे ये मामला जो है ना, ये
मैज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या नो ट्रस्ट वोट जो आजकल नया उन्होंने टर्म निकाली है, मैं इसको कहीं ज्यादा सीरियस देखता। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एजेंडा था पाकिस्तान के अंदर, एक इंटरनल एजेंडा था, जिसको जिस तरीके से ब्लॉक कर दिया गया या डिसरप्ट कर दिया गया, अगर ब्लॉक ना सही, तो इसके नतायज जो हैं वो निकलेंगे। ये डिपेंड करता है कि उसमें ये किस हद तक इसके खिलाफ जो है वो अमल करते हैं और उनके खिलाफ क्या असर होता है। लेकिन हमने देखना ये है कि जो नैरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी मौजूदगी में इसकी कितनी एक जस्टिफिकेशन है, और क्या ये जो जिस तरीके से बना के इसको पेश कर रहे हैं, इसको अवाम जो है वो इजीली बाई कर लेंगे। चूंकि सारी कहानी तो अवाम की है कि अवाम अगर उनके साथ खड़े हो सकते हैं तो वो सारी गेम जो ये है उसको बदल के रख सकते हैं। चूंकि आफ्टर ऑल पूरी स्टोरी अवाम के मुताल्लिक है, तो इसलिए इस पे ज़रा ध्यान देने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि है। तो इस हिसाब से जो मैं देखता हूँ, तो देखें जी, ये बड़ी एक क्लियर सी बात है कि जिस तरीके से वो इसको बना के पेश कर रहे हैं, वो नटशेल में ये है कि जी मेरे खिलाफ अचानक साजिश हो गई। अब उसके जो वो शवाहिद पेश कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा जो है वो खत है, जो कि 7 मार्च को बाकौल उनके जो डे ऑफ ये जो था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जब करारदाद पेश हुई उससे एक दिन पहले का। तो इसको अगर थोड़ा सा देखा जाए, जिसमें उन्होंने सबसे बड़ा सवाल ये उठाया कि जी ये हमें जो डॉक्यूमेंट मिला है इसमें लिखा हुआ है, और ये उनको पहले कैसे पता चल गया था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, और वगैरह वगैरह, जिससे ये जाहिर होता है कि वो हकायक को जो है वो तोड़ मोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात ये है कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इशू चल रहा है पाकिस्तान में, ये 1.5-2 साल से बल्कि पाकिस्तान में एक सीरियस इशू के तौर पे चल रहा है, और इसके मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ अंदाज में ट्रायल होते रहे। इस पर इख्तलाफ अपने तौर पे मुख्तलिफ तरीक़ों से अपनी जो कैपेसिटी है उसको जज करने की कोशिश करती रही। इस पे तवील डिस्कशंस जो है इंटरनली भी पार्टीज़ के अंदर और अमंग द पार्टीज़ भी आपने देखा है कि बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती रही, बल्कि ये एक दफ़ा तो इवन ओपन होके पब्लिक में आ गई थी कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं करते, जबकि ये इस पोजीशन में हैं कि कम अज़ कम पंजाब में और किसी हद तक जो है वो मरकज़ में जो फेडरल सतह पे है ये काम कर सकते हैं, और ये करते क्यों नहीं। और उसके रास्ते की वाहिद रुकावट जो उनमें थी कि वो खुद एक पेज पे नहीं आ रहे थे, जो इस बेख्तिलाफ के मुख्तलिफ लीडर हैं। चूँकि ज़ाहिर है उनके दरमियान कोई मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उनके दरमियान भी आज के बाद जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उनके दरमियान भी एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पैदा हो रहा है। उसमें जो सारी सियासत जिस तरीके से होगी कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा, अहम ओहदे कौन लेगा, वोट ज़्यादा कौन लेगा इन केस ऑफ इलेक्शन, हर चीज़ में उनका इतना ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आपस में है जितना इमरान खान से। तो उसमें ज़ाहिर है वो अपने अपने उनके जो है नैरेटिव थे। मसलन पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि इसमें जल्दबाजी का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा। वो ऑलरेडी समझ रहे थे कि वो एक बेहतर पोजीशन में हैं जहाँ से होके वो प्रोग्रेस कर रहे हैं स्लोली, तो उनको ज़रूरत नहीं है कि वो इस तरह का कोई बड़ी तब्दीली लाएं, चूँकि अभी उनको आगे आने की के लिए उनके पास हालात साजगार नहीं हैं। इस तरह नवाज शरीफ का अपना एक ख्याल था कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस या इस जल्दबाजी के बजाय इनको अगर इसी तरीके से छोड़ दिया जाए तो ये ज़्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज होके आउट हो जाएंगे। इस तरह जो है वाहिद कुव्वत थी जो जमीयत उलमा इस्लाम जो इस पे थी कि हमने कुछ करना है और फौरी तौर पे करना है, और उसकी वजह ज़्यादातर जो है मैं यही कहूँगा कि उसमें जो इमरान खान की लैंग्वेज है मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, वो बहुत ज़्यादा हार्श थी और बहुत ज़्यादा इंसल्टिंग थी। तो वो एक तरह का एक ज़ाती मसला भी बहुत हद तक बन गया था, जैसे आप एक पर्सनल किस्म की दुश्मनी क्रिएट कर देते हैं, हालांकि पॉलिटिक्स में इतनी बड़ी सतह पे इसकी गुंजाइश कम होती। तो ये सारे फैक्टर थे जिसकी वजह से ये करारदाद टेबल नहीं हो रही थी। जो लोग उन्होंने तोड़ के आपस में मिलाए ये वो साल पहले भी तैयार थे, चूँकि ये वो लोग हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी तब्दीली की सूरत में। इन्होंने अगले माज पे जाना होता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। एक भी ऐसा नया आदमी नहीं जिसने माजी में इस तरह की कोई पलटी ना खाई हो
लेकिन ये देर खुद उनकी तरफ से हो रही थी, क्योंकि इस पे मैं बड़ी करीब मैंने नज़र रखी हुई थी कि जब ये एक काम कर सकते हैं तो ये करते क्यों नहीं। और ये बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था। अब ये कहना कि जी उनको कैसे पता चल गया कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है, ये किस किस्म का सवाल है। इससे आप अंदाजा लगाएं ना कि एक इस सतह का बैठा हुआ आदमी जो समझ रहा है कि उसके खिलाफ कोई इंटरनेशनल साजिश हो रही है, यानी वो इतने वेट का आदमी है कि उसके खिलाफ एक दुनिया की वाहिद सुपर पावर अपना काम छोड़ के साजिशों में आ गई, तो वो एक इस तरह के झूठ का सहारा ले कि जी उनको कैसे पहले पता चल गया था। तो उसमें एक चीज़ ये थी पहले पता चलने की, ये 1.5-2 साल से एज ए सीरियस मूव पाकिस्तान की अपोजिशन की तरफ से कंसिडर हो रही थी हर मास पे। और दूसरा जो उन्होंने तस्लीम किया कि उनकी जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और इतने बड़े बड़े कंट्राडिक्शन हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की जो है वो स्टेटमेंट्स में, कि एक ही निशिस्त में लोगों के कंट्राडिक्शन होते हैं कि मैंने एक बात आपके प्रोग्राम में कह दी तो मुमकिन है दूसरे में जाके कोई मुख्तलिफ बात कर लूँ, लेकिन एक ही नशिस्त में, यानी आपके प्रोग्राम में ही बैठ के मैं तो 4-5 जो है बातें करता हूँ जो एक दूसरे से मुतसादम है। तो उनके अपनी तकरीर में आप देखें, एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं जी उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं माशाल्लाह उनको हम लोगों का सब पता होता है, एक एक मिनट का उनको पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा माजी क्या है, हमारे अकाउंट्स क्या है, हमारे पैसे कहाँ हैं। तो उनको ये नहीं पता कि आपके खिलाफ अदम एतमाद कब आएगी। तीसरी चीज़ आप ये देखें कि मैं मेरे ख्याल में कोई वाहिद मुमकिन आदमी नहीं बनना चाहता, लेकिन अगर बन भी जाता हूँ तो मुझे इस पर एतराज़ नहीं कि मुझे इस सारी स्टोरी पे सख्त किस्म की रिजर्वेशन है, ये जो खत वाली स्टोरी है। चूँकि पाकिस्तान की जो आप वजारत खारजा के बहुत सारे जो एम्बेसडर्स हैं या कॉन्सुलेट जनरल हैं या फलां हैं, हमने उनकी देखा है जो उनके फ्लाज हैं उनके कैरेक्टर में, उनकी इंटेग्रिटी में, और हमने इसका विटनेस किया गुज़श्ता 30 सालों में कि किस तरीके से वो एजेंसियों के साथ मिलके तो किस किस तरह की हरकत करते रहे, जो एक बड़ा ओहदेदार तो दूर की बात है, एक ले मैन से तो नहीं की जा सकती। तो वो सामने करते रहे, तो उनके लिए एक ख़त लिख देना या किसी से उनकी मुलाकात अगर हो भी गई तो उसको बढ़ा चढ़ा के एग्जैजुरेट करके और एक सीरियस बना के आगे पेश कर देना, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। और ये बिल्कुल मुझे लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना ये हुई है, मैं जो टेम्परिंग हुई है, और इसको एक बना के जो है ना स्टेजिंग जिसको आप कहते हैं ना, इसमें स्टेजिंग की उन्होंने, ताकि एक सिचुएशन क्रिएट करके, तो चूंकि हम तो वैसे अब जा रहे हैं, कोई तरीका ही नहीं रोकने का, तो हम कम अज़ कम एक पॉइंट ले लें कि हमें मौलाना फजल रहमान नहीं निकाल सकता, चूंकि उसकी हिम्मत क्या है। ये आपका एटीट्यूड है अपने मुल्क के अवाम के लिए कि आप उस अवाम की प्यार में जो है आप दुख में मर रहे हैं, जिसके इतने बड़े लीडर को आप इतनी बड़ी बदतमीजी से जो है याद कर रहे हैं, और आप समझते हैं कि वो इस काबिल भी नहीं कि उसका नाम लिया जाए प्रॉपर तरीके से, तो आप उस अवाम के इश्क में मुबतला है। लेकिन अवाम के जो नुमाइंदे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, ये बहस नहीं, या उन्होंने करप्शन कितनी की या नहीं की, उसके लिए तो अदालतें होती हैं, कानून होता है, ड्यू प्रोसेस होता है। आप जो है एज ए प्राइम मिनिस्टर जज नहीं बन सकते और प्रोसिक्यूटर नहीं बन सकते कि ये फजलू हो गया जी चूँकि मेरे खिलाफ है। तो इस तरह का जो होता है तरीक़ाकार जो उन्होंने इख्तियार किया, जिस स्टेज पे इसको लेके गए, उसमें मैं समझता हूँ कि ये खत जो है इसको तो भूल जाएं। ये डूबते को एक तिनके का सहारा मिला, और ये सहारा उस वक्त वो पकड़ के ले आए जब उनको 100% यकीन हो गया था, क्योंकि 7 मार्च और अपना वो जलसा करने से पहले, जिसमें उन्होंने कोई 120वें दफ़ा वही कहानी सुनाई कि मैंने क्रिकेट कहाँ कहाँ खेला और मैं कहाँ बड़ा हुआ और मैं जब पैदा हुआ तो क्या था, वो वही कहानी जिसमें कामा फुल स्टॉप एवरीथिंग एक है। उस कहानी तक उनको यकीन था कि मेरी मदद को कोई ना कोई आएगा, तो वो धमकियाँ देते थे इनविजिबल फोर्सेस को कि गैर जानबदार होना कुफर है। तो जब उनको यकीन हो गया कि कोई नहीं आ रहा और किसी के भी बस में नहीं है आना, ये भी एक चीज़ें होती हैं ना देखने की। अब लोगों में हिम्मत नहीं है ना कि वो खड़े होके तो कहें कि आएँ हम देखते हैं, तो फिर लोग नहीं आते। अब वो होता है ना कहीं दफ़ा लेट जाते हैं कि आएँ जी आके कुछ करें। तो उसके बाद उन्होंने ये देखा कि भाई अब 196 बंदे तो उन्होंने शो कर दिए प्रेस में, हमारे पास 140 बंदे हैं, और उनको डराने धमकाने की वारदात तो आप जी भी जो तकरीर उन्होंने की अभी थोड़ी देर पहले हैं, उसमें भी आखिर में बहुत ही सीरियस तरीके से उनको थ्रेटन किया
कि आप लोगों को लोग नहीं छोड़ेंगे। भाई आप कौन होते हैं आपका लोगों के बारे में तय करना कि किसको छोड़ेंगे या नहीं? यही तो जमहूरियत है। आप कैसे ऐसी जुबान इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि एक जमहूरी प्रोसेस में लोग एक फैसला कर रहे हों, तो आप उनको इस तरह की धमकियां दें, ब्लैकमेल करें कि आपका ये नहीं होगा। ब्लैकमेलिंग की डेफिनेशन क्या है? धमकी की डेफिनेशन क्या है? ये तो एक हाईली क्रिमिनल किस्म का एक्ट है। और कहीं अगर रूल ऑफ लॉ हो तो बंदे को चार्ज किया जा सकता है कि आप जो है ये किस तरह इस तरह की स्टेटमेंट। और खुद कहते हैं कि जी वो अजीम डेमोक्रेसीज जो हैं उनसे मुराद बरतानिया है, जहाँ पे झूठ बोलने पे एक प्राइम मिनिस्टर को निकाल गया था। आप जो खिलवाड़ कर रहे हैं गुज़श्ता 3 महीने से, और जो लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ज़रा कंपेयर तो करके देखें, और झूठों की स्केल देखें। यानी कॉन्ट्राडिक्शंस की ये हद है। मैं हैरान हूं कि मैं हैरान हूं कि भाई वो कौन लोग हैं जो इन पे अंधा एतमाद करके तो हाथ जोड़े खड़े हैं कि नहीं जी खान साहब जो कह रहे हैं ये गलत तो हो ही नहीं सकता ना, चूंकि ये कोई अल्लाह से पूछ के आए हुए। अब ये सिचुएशन है जनाब कि इस वक्त वो एक कुकिंग कर रहे हैं केस, ताकि वो अवाम के सामने लेके जाएं, जिसमें उनको इस जिल्लत से वो बच जाएं कि मुझे जो है वो आसफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने मिल के निकाल दिया। चूंकि मैं इसके लिए निकालने के अलावा और कोई लफ्ज़ मुझे मिल नहीं रहा, मैंने काफ़ी गौर किया कि इस पे कौन सा पॉजिटिव लफ्ज़ है, तो निकाल दिया। सीधा सीधा कहा कि जाएं भाई आराम करें। तो वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लिहाजा उसको वो थोड़ा सा हाई लेवल पे ले जा रहे हैं कि नहीं नहीं ये कौन होते हैं जी मुझे निकालने वाले, मुझे तो वो आलमी साम्राज्य ने निकाला है। और वो इसलिए निकाला है कि 20 साल पहले मैंने ड्रोन की मुखालफत की थी। यानी अभी 3-4 सालों में कुछ नहीं किया, वो 15-20 साल पहले का एक किस्सा है कि मैंने ड्रोन के खिलाफ एक बयान दे दिया था या कोई मार्च कर दी थी, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। अब ये चीज़ है जिससे ये लगता है कि पाकिस्तान में जो लीडर्स हैं वो अपने अवाम को इंतहाई इडियट, बेवकूफ़ और गधे समझते हैं। और वो इस चीज़ पे 100% श्योर हैं कि हम जो कुछ उनको बताएंगे ये बाई करेंगे। और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। जो आप सोशल मीडिया पे देख लें कि कहीं हैं जो बाई कर रहे हैं कि वाह वाह जी बिल्कुल जी हम लड़ेंगे, और कौन लड़ेगा अंदर से। अब इनकी कम्युनिकेशन हर माज पे और हर जगह पे जारी है कि खुदा के लिए हमारी को मदद करें, और बाहर से लोगों को बता रहे हैं कि हम लड़ेंगे। पीछे से इमरान खान की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और अवाम को ही जज और प्रोसिक्यूटर बनाने का जो एक रवैया है वो चला आ रहा है, और वही उसको कैरी ऑन कर रहे हैं। यानी वो किसी इंस्टीट्यूशन पे, सुप्रीम कोर्ट पे, किसी अदालत पे बिलीव नहीं करते अगर वो इमरान खान से ज़रा सा भी इख्तलाफ करें। किसी शख्सियत से, किसी इदारे से जो उनको लाने वाले हैं उन पर भी बिलीव नहीं करेंगे अगर वो इनसे थोड़ा सा इख्तलाफ करें। तो इस सारी सूरत हाल में क्या हम ये देख सकते हैं कि चूंकि अवाम का ये जो एक तरह से कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे, थोड़ा सा गेन हुआ है? क्या आपको ऐसा नज़र आता है? क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तानी, चाहे पाकिस्तान से बाहर रहते हो या पाकिस्तान में, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को बाय करने वाला एक माइंडसेट है। तो आपको लगता है कि इनकी जो पॉपुलैरिटी गिर रही थी इससे थोड़ी बरकरार हो गई या ऊपर को चली जाएगी? देखें जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो ये मानते हैं कि इमरान खान को बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर हो गया। ये मैं आपको बता दूं, हालांकि इस पे मेरा बड़ा लगा बंदा किस्म का इस पे ये नैरेटिव है कि इमरान खान के जितने भी जो है वो प्रोग्राम थे और जो भी मैनिफेस्टो या नैरेटिव वो लेके आए थे, उसमें वो कैटास्ट्रोफिक फेलियर जो होती है ना, एक तो होती है जस्ट फेलियर, एक कैटास्ट्रोफिक तबाहकुन किस्म की नाकामी जिसको कहते हैं, जिसको रिकवर ना किया जा सके, वो उसका शिकार हुए हैं। किसी एक काउंट पे भी उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि वो अवाम के सामने आंखों में आंखें डाल के तो ये कह सकें कि जी मैंने ये काम जो है वो कर लिया। मसलन जो उनका करप्शन का एजेंडा था, उस पे आप मुझे ये बताएं कि गुज़श्ता 3 सालों में उनकी क्या उसमें डेवलपमेंट है, जबकि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स और दुनिया भर के जो है इंडिकेटर्स और इशारिये जो आपको सामने बता रहे हैं कि पाकिस्तान में 3 सालों में करप्शन घटने के बजाय बढ़ी है। और नंबर 1, नंबर 2, उनकी तब्दीली का जो एजेंडा था, जिसको उन्होंने ऐसे लोगों के ज़रिए तब्दीली लाने की कोशिश की, 7 मिनिस्टर उनकी काबीना में और आला ओहदों पे ऐसे फाइज रहे हैं जो हर रजीम के साथ गुज़श्ता 20 सालों में जो है वो मिनिस्टर्स या एडवाइज़र या किसी न किसी कलीदी ओहदे पे जो है वो फाइज रहे हैं।
उसके बाद आईएमएफ के साथ किसी तरह की बातचीत को वो खुदकशी के मुतरादिफ समझते थे। और सबसे ज्यादा जो है घुटने जिस आदमी ने पाकिस्तान की तारीख में आईएमएफ के सामने टेके हैं वो यही लोग हैं। उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन की इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने इसको मैसअप किया, मैं इसको कहूंगा कि ये एक ट्रेजिक, यानी इंटरनेशनल रिलेशन तो एक होता है ना कि आपका वैसे भी पहले ही पाकिस्तान काफी अरसे से जो है वो एक दीवार से लगा हुआ है, और चूंकि आप जिन लोगों पे इतना ज्यादा डिपेंड करते थे उन्होंने आपको जवाब दे दिया था। ये कोई आज की बात नहीं जिसको ये कंस्पिरेसी बना के पेश करते हैं। आप हिलरी क्लिंटन की वो तकरीर दोबारा निकाल के लगाएं यूट्यूब पे, जो उसने अफगानिस्तान के दौरे पे की थी और पाकिस्तान के बारे में उसने जो अल्फाज अदा, कहीं इतने जो डिप्लोमेट हैं या इस तरह के लोग आपके अफगानिस्तान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के या उस रीजन की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे, उनकी स्टेटमेंटें उठा के देख लें कि ये तो बहुत इमरान खान साहब के आने से बहुत पहले ये सिचुएशन ख़राब होनी शुरू हो गई थी, और जब ये आए तो उसको संभालने के बजाय इन्होंने मज़ीद उसको अपनी अनापरस्ती और दूसरे अल्फाज में जो एक तरीके से इसकी डेप्थ से जो है आगाही ना होने की वजह से उन्होंने उसको मजीद ज्यादा जो है वो मसअब कर दिया। तो उसको अब आप आके कंस्पिरेसी बना के पेश करें 3 साल बाद, जबकि एक चीज उसी वक्त अगर ये बात थी तो इमरान खान साहब की आप मुझे ये बताएं जरा कि जो बाइडन से मुलाकात क्यों नहीं हुई, टेलीफोन पे बात क्यों नहीं हुई? इकदार में तो ये 2018 में आ गए थे ना, तो बाद में बाइडन भी आ गया था, तो इतना तवील अरसा ये जो खामोशी रोजा रखा इन्होंने और इनकलाबी बनने की कोशिश नहीं की, उसकी क्या वजह थी कि अचानक आके 8 मार्च को जो है वो आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कन्फर्म हो गया है कि आप हार रहे हैं, और 7 को आपको नजर आ गया कि साम्राज्य जुल्फकार अली भुट्टो की तरह मुझे एलिमिनेट करना चाहती है। तो ये सारी चीजें अगर आप सामने रख के देखें तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होते हैं। लेकिन बात उनकी पॉपुलैरिटी की हो रही थी, तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं ये समझता हूं कि जो लोग उनके साथ हैं वो एक स्पेसिफिक जो है सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, या एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल आप कह लें उनको, मुख्तलिफ तरीकों से उनको डिफाइन किया जा सकता है। वो ऐसे लोग हैं कि जो उनके साथ हैं और वो उनके साथ रहेंगे, ख्वाह ये कुछ कर दें, पाकिस्तान को नक्शे से ही अगर वाइप आउट कर दें, फिर भी वो चूंकि एक फैन क्लब है, कोई उनकी शख्सी जो है खूबियों में मुबतला है, कोई उनके बारे में वो आइडियलिस्टिक किस्म के मामलात में मुबतला है, जो ज़रूरी है नहीं कि हकीकत हूँ, मुमकिन है हकीकत से क्लोजू मेर दूर हूँ, कोई उनकी खूबसूरती या वो स्पोर्ट मैन के जो कारनामे हैं उससे मुतासर है, वो उन्होंने कहीं नहीं जाना। और उन लोगों को किसी भी तरीके से कहीं भी जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 7 को उन्होंने जलसे में बुला लिया था कि आप आके बैठ जाएं, मैं आपको बहुत बड़ा राज बताने वाला हूं जो आखिर तक नहीं निकला। तो वो इसमें आप मत ये समझें कि वो बिल्कुल ही कोई अनपॉपुलर होके तो वो हो जाएंगे, ये लोग इनके साथ रहेंगे। और ये साथ में 2 चीजें इन्होंने नए हथियार ऐड किए हैं अपने आर्सनल जिसको आप कहते हैं उसमें। एक जो है वो नेशनलिज्म, जो पाकिस्तानी नेशनलिज्म है, जो एक न्यू फाउंड किस्म का एक हथियार आया है पाकिस्तान की जो रूलिंग एलीट और ये इस टाइप की जो एलीट क्लास है, वो जो एक वक्त में आयतें भी पढ़ते हैं और डांस भी करते हैं, इस्लाम पे भी कंफ्यूज हैं, पॉलिटिक्स पे भी, कल्चर पे भी, और उनका अपने आइडेंटिटी क्राइसिस हैं। देखने में वो इंडियन लगते हैं शक्ल से, लेकिन उनके अंदर इंडिया के खिलाफ दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत अगर किसी में है तो उन लोगों में है। और बातें जो हैं वो करते हैं जनाब नेशनलिज्म की, और अंदर से उन्होंने पासपोर्ट डाले होते हैं दोनों जेबों में, किसी के पास ब्रिटिश है और किसी के पास अमेरिकन है। वो एक कंफ्यूज किस्म की क्लास है। या वो लोग हैं जो आप और हमारी तरह बाहर आके तो मुख्तलिफ किस्म के हादसात का शिकार हुए, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, और वेस्ट के खिलाफ वो एक बहुत बड़ी ग्रज लेके बैठे हुए हैं, जैसे कि वेस्ट ने उनको खत लिख के बुलाया था। तो ये सारी चीजें मिला के जो है उनके इर्द गिर्द ऐसे लोगों की कमी नहीं है जिनको वो नेशनलिज्म के, पाकिस्तानी नेशनलिज्म जो कि कभी भी एक दुरुस्त तरीके का नेशनलिज्म बन ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी बुनियाद आपको नहीं मिल सकती कि क्या है। और दूसरा रिलीजन, ये जो आमरे बिल मारूफ और नी अन मनकर और ये मुनकर और ये सारी चीजें आ गई, ये क्या है? ये जो है एक
जो मॉडरेट किस्म का एक आदमी, जो एक खिलाड़ी, एक हीरो, एक सेलिब्रिटी, एक मुल्ला बन गया रातों रात, और वो साथ में एक्सप्लेन ये कर रहा है कि मैं तो पॉलिटिक्स में आया ही इसलिए था कि मुझे अल्लाह ने मुल्ला बना दिया था। उनका पैगाम ये है, जो अगर नेट शेल में आप पढ़ें तो वो ये है कि मैं पॉलिटिक्स में इसीलिए आया कि अल्लाह ने मुझे कहा कि इमरान खान जाओ, क्योंकि तुम्हें सब कुछ मैंने दे दिया, अब तुम्हें क्या चाहिए, तो अब मैं अल्लाह का काम कर रहा हूँ। दूसरे अल्फाज में ये कहने की अभी देर है, कुछ अरसे बाद आप देखेंगे कि ये मौलाना तारक जमील की तरह कैसे कैसी चीज़ें लेके ये उभरते हैं। तो जनाब बंदे उनको मिलेंगे, बंदों की कमी नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, पॉपुलर हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनके पास वो स्किल है कि वो बंदों को उस तरीके से इस्तेमाल करें पॉलिटिक्स में जिसका कोई किसी तरीके से कोई पॉजिटिव जो है वो आउटपुट हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे नज़दीक, और ये डिपेंड करेगा आने वाली कुफ्तों पे कि आने वाली कुफ्तें जो है उनको किस तरीके से डील करते। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सिनारियो है, लेकिन एक चीज़ तय हो गई है कि ये इन्होंने पाकिस्तान के जो पाँव में जंजीर डाल दी है, जिसको ये तरक्की कहते हैं ना, ये मजहब की जंजीर, ये नेशनलिज्म की जंजीर, ये हेटर्ड की जंजीर, जो हेटर्ड जो है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इसराइल, अगेंस्ट अमेरिका, अगेंस्ट वेस्ट, हर अच्छी चीज़ जी कोई नज़र आए बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं लेके अब ये निकलेंगे बाहर और एक जुनून क्रिएट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि नए आने वाले उनको ये करने देते हैं या उनको अदरवाइज डील करके कोई पैसिवली और पॉजिटिवली जो है वो पॉलिटिक्स में चलने देते हैं। इस नुक्ते के हवाले से भी आपकी राय लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बात तय है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट 20-22 सालों से लगी हुई है। अब इस्टेब्लिशमेंट ही इनसे मायूस हो गई, चूँकि ये जो वादे थे या जो एक्सपेक्टेशंस थी पैसे लाने की पाकिस्तान में, वो पूरी नहीं कर सके। ये है मुझे जो नज़र आता है कोर इशू। अब ये पॉपुलर भी हैं अपने चाहने वालों में, इनका एक अपना फ़ैन क्लब भी है जैसा कि आप कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी ये चले जाएंगे, जो कि जाते हुए बहरहाल नज़र आते हैं, तो फिर ये दोबारा इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होंगे ताकि जो नई सरकारें बने उनको ये एक हवे के तौर पर डील कर सकें? इसका इम्कान आपको कितना नज़र आता है? देखें जी, इसका इम्कान तो आप उनकी ज़ुबान से सुन लें जो आजकल बर्र सगीर की हिस्ट्री लोगों को सुना रहे हैं, खुद वो भी और उनके मिनिस्टर भी, अंग्रेज़ों की, और मीर जाफ़र, मीर सादक और टीपू सुल्तान और वगैरह वगैरह। अब उनको इतनी बड़ी हिस्ट्री आती है, लेकिन उनको ऐसे नहीं पता, इतना नहीं पता कि पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 साल में हुकूमतें कैसे बदलती हैं। और इसमें ये कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं है कि पाकिस्तान में हुकूमतें एस्टेब्लिशमेंट की इशाराए आबरू पे बनती और इशाराए आबरू पे टूटती हैं, सिंपल लैंग्वेज में। और बड़े से बड़े ताकतवर तरीन लोग, मैं उनकी बात नहीं करता जिन्होंने 10-10 साल तक हुकूमत की, चूँकि वो तो एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा थे, अयूब खान हो या जनरल ज़िया हो या जनरल मुशर्रफ हो, लेकिन जो इलेक्ट होके आने की अदाकारी कर रहे थे उनमें से आप एक मुझे बता दें जो इलेक्ट होके आया हो इनफैक्ट, और एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर इलेक्ट होके अगर आया भी हो, इन केस ऑफ में भी बेनज़ीर, तो वो 8 महीने या 18 महीने से ज़्यादा अरसा जो है वो गुजार सका हो। तो ये जो सिचुएशन है इसमें इनको पता है, ये सारा इनका इतनी बड़ी चीख जो निकल रही है उसकी वजह यही है कि भाई ये आप लोगों ने हमें किस लिए हटा रहे हैं, जबकि हम और आप तो एक पेज पे थे। इमरान खान जो है वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान की तारीख में जिसने पब्लिकली बार बार इस बात को एक एसेट के तौर पे पेश किया कि मैं और मिलिट्री एक पेज पे हैं। हालांकि उनको इस तरह पेश करना चाहिए था कि मैंने मिलिट्री को अपनी हदूद में अपनी जगह पे रखने का तैयार किया है या काम किया है, और वो पॉलिटिक्स में मदाखलत नहीं करते, बजाय इसके कि वो उठ के उनके पेज पे चले गए। तो ये इसीलिए तो पाकिस्तान में हर संजीदा दानश्वर इस बात पे पीटता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का टैक्टिस है कि एक को लाते हैं, दूसरे के ज़रिए उसको मरवाते हैं और फिर तीसरे के ज़रिए उसको मरवाते हैं, ताकि उनका अपना काम जो है वो इस तरीके से चलता रहे। तो ये कुछ सीक्रेट तो मुझे नज़र नहीं आता, ये सामने हो रहा है जो आपके सामने है। जिस तरीके से उन्होंने खामोशी की चादर ओढ़ ली, 6 महीने पहले तक वो हर बात पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये एक बिल्ली चूहे का खेल है जिसमें इमरान खान रहेंगे,
चाहे वो वज़ीर आज़म के तौर पर अब रहते हैं या नहीं रहते, मगर उनका किरदार रहेगा। और आने वाले दिनों में बशानी साहब देखते हैं कि सियासी पैंतरे पाकिस्तान में किस तरह और नई शक्लें अख्तियार करते हैं, फिर उसके हवाले से मज़ीद बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। थैंक यू जनाब, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, आप बातचीत सुन रहे थे थर्ड ओपिनियन में बैरिस्टर हामिद बशानी साहब की, और सूरत हाल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और अगले हफ्ते और भी चीज़ें वाज़ेह होंगी, और फिर हम नए ओपिनियन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आज का शो देखने और सुनने का बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डोनेट के बटन को क्लिक करके आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.